हेलो बच्चों। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट अपना जो लेसन लिया था वो था सॉल्यूशन विलयन करके, इसको अपने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो अपना लेसन रहेगा वो कौन सा, फोर्थ लेसन केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। बहुत ईजी लेसन है। इसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखिए अपने जो सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन आपको एक काम करना है। क्या? आपको इस चैप्टर के जितने भी बुक के जो क्वेश्चन बनते हैं इन सबको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ध्यान से सुन लिया। तो देखिए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो ध्यान से सुन लिए। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with फर्स्ट देखो रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड देखिए फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में मैं आर आर लिख लूँ। क्यों? क्योंकि आर सी है ना, इतना बड़ा कौन लेके बार बार क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इधर देखिए रसायन विज्ञान में अपन केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कस या अध्ययन कहाँ करते हैं। तो रसायन में देखो फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर के बारे में। फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है इसके बारे में अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस ब्रांच में अपन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। समझ गए बात? तो सुनिए इधर देखिए अपन आज बात करते हैं कि इस लेसन में अपन आखिर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। तो ध्यान से सुनिए, मैं इस इंट्रोड्यूस करता हूं। देखिए सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। अब लो रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर सबसे पहले तो अपन इसको जानेंगे। इसके बाद अपन सेकंड जो टॉपिक लेंगे इसमें अपन देखेंगे क्या, इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अपन देखेंगे क्या, फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे? फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान से सुनिए, इनमें जो फैक्टर है ना इसमें अपन देखेंगे एक तो टेम्परेचर देखेंगे, कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें एक तो अपन टेम्परेचर को देखेंगे और एक और देखेंगे क्या, कंसंट्रेशन, सांद्रता के बारे में भी देखेंगे। क्या देखेंगे? सांद्रता भी इसको प्रभावित करती है, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे करती है इसको भी देखेंगे। तो ध्यान से सुनिए, जहां आप टेम्परेचर देखोगे न, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित टेम्परेचर कर रहा है। इस टेम्परेचर के अंदर अपन एक और इक्वेशन को जानेंगे जिसको क्या कहते हैं, आरेनियस इक्वेशन। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, आरेनियस इक्वेशन। तो देखिए इधर ये जो कंसंट्रेशन वाला जो फिनोमेनन आएगा, फैक्टर आएगा, इसके अंदर देखेंगे अपन क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के जो पॉइंट बनते हैं कौन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया की
की कोटि। अब लो अभिक्रिया की कोटि कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया एंड nth ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, मतलब nवीं पर कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये तो था अपना लेसन कंप्लीट कहाँ, अभी शुरुआत भी होनी है। तो देखो ये अपन डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से सुन लो, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है रेट ऑफ डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। तो देखिए अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से सुनो, इधर द चेंज इन concentration of reactant and or product, change in concentration of reactant or product per unit time during the progress of reaction, इधर देखो is called rate of reaction। अभिक्रिया की दर क्या होती है? हिंदी वाले बच्चों सुन लो, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की समय में होने वाला जो परिवर्तन है, इसी को अपन क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बात? द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अभी सुनो बात, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके बारे में अपन डिस्कस किसमें, प्रत्येक रिएक्शन के लिए नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही करेंगे अपन। तो सुनो इधर, ये किसी खास विशेष रिएक्शन के लिए ही डिस्कस करेंगे अपन। तो यहां से देखो रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, फीलिंग नहीं आ रही। तो सुनो इधर, कोई अपने पास क्या है, रिएक्शन है, ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी में। केमिकल रिएक्शन है, ए किसमें चेंजेस हो रहा है? बी में। इनिशियली प्रारंभ में मैं बात कर रहा हूं, ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 12 मोल पर लीटर। कितनी है? 12 मोल पर लीटर। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में ये तो जीरो युगा भी, हाँ जीरो युगा। अब देखो मैं 1 सेकंड बाद जाके देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ? जहाँ रिएक्शन हो रही है वहाँ देखा, तो इसके 12 मोल में से बी के 2 मोल बन गए। 2 मोल पर लीटर क्या बन गया? बी बन गया। यानी पी से ए कितना रहेगा? 12 - 2 यानी 10 मोल पर लीटर रहेगा। कितना रहेगा? 10 मोल पर लीटर। अब एक बात बताइए मेरे को, इनिशियली मैंने ए के 2 मोल लिए, 12 मोल लिए, जबकि 1 सेकंड बाद बी किस में कितना कन्वर्ट हो गया? 2 मोल बन गए। एक और केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाई में कन्वर्ट हो रहा है। इसी रिएक्शन के लिए मैंने इनिशियली 12 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन किसकी ली? एक्स की ली। मैंने स्टार्टिंग में वाई कितना होगा? 0। 1 सेकंड बाद यहाँ पर भी जाके देखा मैंने, तो इस रिएक्शन में से 4 मोल पर लीटर क्या बन गया? वाई बन गया। तो मेरे को ये बताइए कि रिमेनिंग एक्स कितना रहेगा? 12 - 2 यानी 10 मोल पर लीटर। कितना रहेगा? नहीं, 12 - 4 यानी 8 मोल पर लीटर। कितना रहेगा? 8 मोल पर लीटर। अब एक बात बताओ कि ये जो दोनों रिएक्शन है, इनमें से फर्स्ट कौन सी है? कौन सी रिएक्शन स्पीड ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, और कौन सी रिएक्शन की रेट कम है? तो देखिए 1 सेकंड में यहाँ पर बी के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल पर लीटर। 2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जबकि यहाँ पर एक्स वाई में कितना कन्वर्ट हो रहा है? 1 सेकंड में 4 का चेंजेस हो रहा है, यानी ये रिएक्शन ज़्यादा हुई है। समझ गए? रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बना, इसका मतलब रेट की बी क्या होगी? ज़्यादा। तो कौन सी रिएक्शन फर्स्ट है? ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है अपने, ये फर्स्ट रिएक्शन की अपेक्षा क्या है? स्पीड, इनकी रेट क्या है? ज़्यादा है। तो बात एक समझ गए। तो इस प्रकार देखिए, मैं रेट ऑफ रिएक्शन, यदि मेरे को किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे?
रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इस क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक ऑब्लिक प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्या करोगी, चेंज इन टाइम, क्या करोगे, चेंज इन टाइम। इधर देखो, यदि किसी केमिकल रिएक्शन की मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, इसके लिए मेरे को क्या दे रखा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज दे रखा है और टाइम दे रखा है, टाइम में चेंजेस दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या करूंगा, चेंज इन टाइम। तो इस प्रकार देखिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकता हूं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन को मैं डेल्टा सी से प्रेजेंट कर रहा हूं। किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल्टा सी। डेल्टा क्या होता है, चेंज, किसी का भी चेंज, चेंज किसका है, कंसंट्रेशन का, डिवाइड बाय क्या करूंगा, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। इस प्रकार आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या कर सकते हो, रेट कैलकुलेट कर सकते हो। कब, जब आपको चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी, क्या, यहां पर प्लस माइनस साइन लगाते हैं, कहां पर, यहां पर। अब देखो प्लस माइनस साइन क्यों लगाते हैं, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। अभी देखो इसकी मैं यूनिट की बात करूं, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कर रहा हूं मैं, यूनिट की बात कर रहा हूं। तो देखिए इधर यूनिट में यहां पर ऊपर क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की चेंजेस यानी कंसंट्रेशन ही है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर का नीचे तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है, ध्यान रहे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अपने पास क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ गए बात, पक्का। तो देखो इधर ये इस प्रकार आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि आपको चेंज इन कंसंट्रेशन गिवन हो तो केमिकल रिएक्शन की आप रेट बता सकते हो। एक बात और नोट करना आपको, क्या, यदि यहां पर ये तो यहां पर कंसंट्रेशन सांद्रता का चेंजेस है, सांद्रता का चेंजेस नहीं होता तो क्या होता, आपको प्रेशर का चेंजेस मिल सकता था, प्रेशर दाब का चेंजेस। यदि यहां पर प्रेशर का चेंज होता तो इस कंडीशन में आप करते क्या, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यही करते। यानी यहां पर यूनिट क्या हो जाती है इसकी, प्रेशर की यूनिट क्या होती, एटीएम, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ गए बात, पक्का। तो एक बात और सुनो, आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन की यदि रेट कैलकुलेट करनी है तो इस प्रकार कर सकते हो। तो देखिए एक काम नहीं चलेगा, एक प्रकार की रेट भी नहीं होती है। तो कैसी होती है, अभी बात करता हूं, अभी तो स्टार्टिंग है, बाद में कहोगे अब बस करो बहुत है। अब देखो इधर किस प्रकार अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करते हैं। तो एक बात सुनो इधर, क्या बात, यदि चेंज किसका हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। यदि चेंज किसका हो रहा है, कंसंट्रेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस कंडीशन में यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर प्लस माइनस कर लोगे, पक्का। अच्छा, यदि टेम्परेचर का चेंज नहीं हो, मोल का चेंज हो, किसमें चेंज हो, चेंज इन मोल with respect to टेम्परेचर। इस कंडीशन में यदि आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, चेंज इन मोल डेल्टा एन डिवाइड बाय क्या करोगे, डेल्टा टी। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर। किसके नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसके नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसका चेंज है, इनकी नंबर ऑफ मोल्स। अभी देखो यदि ऐसा नहीं है, क्या हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू
किसके टाइम। अब टाइम के रिस्पेक्ट में यदि प्रेशर चेंज हो रहा है तो इस कंडीशन में यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो बहुत इजी। कैसे? चेंज इन प्रेशर किस में लोगे? डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इस प्रकार करके कैलकुलेट कर लोगे पक्का। अब देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस साइन नहीं है, क्या होते हैं अभी बताऊंगा, रुक जाओ। अब देखो फोर्थ कंडीशन अपन बात करते हैं किसकी? यदि चेंज इन वॉल्यूम हो, आयतन में चेंज हो, किसमें हो? आयतन में। चेंज इन किसमें? वॉल्यूम हो। तो इस कंडीशन में आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस कंडीशन में यदि आपको क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? डेल्टा वी डिवाइड बाई क्या कर दोगे? डेल्टा टी प्लस माइनस। समझ गए? लेकिन अभी जो अपन केमिकल काइनेटिक्स करके जो चैप्टर पढ़ेंगे अपने को बस इतना ही आएगा। कितना? इतना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतना ही है, इसमें ही चेंजेस देंगे आपको, सिलेबस में ही इतना ही है। तो ध्यान रखना, आपने जो क्वेश्चन बनेंगे किसका बनेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये क्यों बताया? ऐसे ही ज़्यादा जानकारी के लिए। समझ गए? तो अब सुनो, अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी रे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर हमें पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब पढ़ ली? कोई बात नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में और केमिकल रिएक्शन कैसी है अभी देखो आप। इधर देखो, लगने वाले समय के आधार पर मैं बता रहा हूं क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अपने हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन सर पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, ये क्या होता है? अभी इधर ध्यान दीजिए आप। इसमें देखो रिएक्शन क्या होती है पहले वो तो जानते हो। किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? कोई रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो ये एक प्रकार की क्या है? रिएक्शन ही है। तो रिएक्शन में भी देखो आप, लगने वाले टाइम के अकॉर्डिंग, समय लगने वाला जो समय है इसके अनुसार मैं बता रहा हूं। रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी रिएक्शन? एक तो रिएक्शन होती है कैसी? स्लो रिएक्शन। सर 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो रिवीजन। स्लो रिएक्शन कैसी? धीमी अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं? धीमी अभिक्रियाएं। अब देखो, ये जो धीमी अभिक्रिया है ना, इनके लिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट करोगे? मतलब ये जो रिएक्शन होती है इनको होने में क्या होता है? एक बात सुनो, इन अभिक्रियाओं को, इन रिएक्शन को, इन अभिक्रियाओं को क्यों कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में और वर्ष लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। कितने? वर्ष लग जाते हैं। अब देखो, वर्षों लग जाते हैं। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑन आयरन। लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑन आयरन, लोहे पर जंग लगना। अब देखो, लोहे पर जंग लग जाएगा क्या? आप रात लाते ही रखोगे लोहा तो नहीं लगेगा। मतलब इनको होने के लिए कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनको होने में ईयर्स, मंथ, डे, वीक लग जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को अपन कैसी रिएक्शन कहेंगे? स्लो रिएक्शन। इनके लिए अपन डू नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर ध्यान रखना, अपन क्या नहीं कर सकते हैं? डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की दर अपन निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, सेकेंड टाइप्स की जो अपने रिएक्शन है वो कैसी है? बहुत फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कैसी? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन?
वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब तीव्र अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। अब देखो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनको होने के लिए एक मोमेंट का ही समय लगता है, एक क्षणिक समय लगता है। ध्यान से सुन लो, ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको होने में दिखता नहीं है, तो जिनको होने में, जिनको कंप्लीट होने में, जिनको पूर्ण होने में क्षणिक समय, कितना क्षणिक समय लगे, ऐसे केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? वेरी फास्ट अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। तीव्र अभिक्रियाओं जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन सी अभिक्रिया? आयनिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? आयनिक रिएक्शन। तो इधर देखो आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन कैसे फास्ट होती है? हाँ फास्ट होती है। देखो इधर जैसे बात करूं तो आयनिक रिएक्शन, आयनिक अभिक्रियाएं। अब आयनिक अभिक्रिया जैसे लाइक बात करूं मैं क्या, एक अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड एक अपने पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। रिएक्शन करा दो, इनमें क्या बनते हैं? जैसे एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो ये आयनों में टूटेगा कैसे? Na++O-, ये भी टूटेगा कैसे? H++Cl-, आयन एक्सचेंज करा दो, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस, क्या बन जाएगा? NaCl+ क्या बन जाएगा? H2O वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इधर, अच्छा इसके अलावा भी बताओ सर। देखो इधर कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं? या इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दूं। यहां भी आयन एक्सचेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। इधर देखो क्या बन जाएगा? AgCl प्लस क्या बन जाएगा? SNO3। ये जो भी आयन एक्सचेंज जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन क्या होती है? वेरी फास्ट अभिक्रिया। वेरी फास्ट मतलब 10⁻⁻6 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। कितने सेकंड में? 10⁻⁻6 सेकंड में। यानी ये अभिक्रियाएं 10⁻⁻6 सेकंड में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा इतनी फास्ट होती है? हाँ इतनी फास्ट होती है। तो इन अभिक्रियाओं के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इधर देखो इन केमिकल रिएक्शन के लिए, इन रिएक्शन के लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो किसके लिए कर सकते हैं? एक और टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है कौन सी? स्लो रिएक्शन के भी लिए भी अपन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते, वेरी फास्ट के लिए भी नहीं कर सकते। इसका मतलब बीच में कौन रहेगी? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। तो देखिए अपन बात करते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन क्या होती है उनके बारे में। ये जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है ना, कौन सी? वेरी फास्ट रिएक्शन। इनको पूरा होने में 10⁻⁻6 सेकंड ही लगती है। यानी जैसे ही आपने क्या किया, दो आयंस, दो कंपाउंड्स को मिक्स किया और रिएक्शन देखने के लिए जाओगे तब तक वो क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करोगे? समझ रहे हो ना बात? फास्ट रिएक्शन के लिए तो महीने, दिन, वर्ष लग जाएंगे, तो उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते। अब जो रहेगी बीच में कौन सी? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इधर अपन बात करते हैं किसकी? थर्ड जो अपने केमिकल रिएक्शन है, किसके आधार पर? लगने वाले समय के अनुसार। कौन सी रिएक्शन? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। अब जो ये मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, ये क्या होती है? मध्यम दर की अभिक्रियाएं। कैसी? मध्यम दर की। अब जो मध्यम दर की जो केमिकल रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन ना तो फास्ट होगी और न ही स्लो। तो क्या होता है? देखो इधर ये जो अभिक्रियाएं होती है, इन कौन सी? मॉडरेट अभिक्रियाएं। इन ये कौन सी रिएक्शन होती है? आणविक
अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ये आणविक रिएक्शन होती है। अब देखो आणविक रिएक्शन होती है तो देखिए एग्जांपल बात कर लेते हैं आणविक रिएक्शन की। इधर देखो जैसे मैं बात करूं किसकी, नाइट्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन से, और बन क्या रहा है? अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। इधर देखो ये कैसी रिएक्शन है? हबर प्रक्रम। अमोनिया निर्माण का कौन सा? हबर प्रक्रम। हबर प्रक्रम सर अभी बात नहीं करनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है लेकिन अभी बात नहीं करनी। अपने को क्या करनी है? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। अब सुनो इधर, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके जो अमोनिया बन रही है ना, ये रिएक्शन कैसी है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, आणविक अभिक्रिया। कैसे आणविक अभिक्रिया? इधर देखो, यहाँ पर किसके मध्य बॉन्ड है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन की। यहाँ पर किसके मध्य बॉन्ड है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन की। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? नए बॉन्ड बन रहे हैं। किसके मध्य? नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन के बीच। ऐसे नए बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। यहाँ तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे? इन बॉन्ड की क्या होगी? ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग। इन बॉन्ड का क्या होगा? अरे इनका भी क्या होगा? बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ब्रेक। ये भी बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। जबकि ये बॉन्ड क्या होंगे? फॉर्म होंगे। इन बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। समझ गए? निर्माण होगा। तो इधर देखो, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड बनेंगे। टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता है कि लोहे पर जंग लगे, इतना भी टाइम नहीं लगता है, और इतनी भी फास्ट नहीं होती है कि डालते ही बॉन्ड टूटे और बने। तो ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है? मॉडरेट रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के लिए, ये जो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन होती है, इन रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखो इधर, ऐसे रिएक्शन के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन का डिटरमाइन कर सकते हो। तो एक बात बताओ मेरे को, ये रिएक्शन, एक और एग्जांपल देखो, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मैं रिएक्शन किसके साथ करा हूँ? O2 के साथ करा रहा हूँ, और बन क्या रहा है? SO3 बन रहा है। इसके इनिशियल मैंने 2 मोल लिए, ये 2 कितने हुए ऑक्सीजन? 4 2 6 4। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये भी कैसी है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और ये भी कैसी है? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए भी अपन रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। बात समझ गए? कौन सी केमिकल रिएक्शन के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो बात समझ गए आप? तो ध्यान रहे, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का ही अपन बातें करेंगे, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो एक इससे पहले कि मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। तो अभी देखिए, इधर देखो, ये तो थी क्या अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अलावा एक आएगा आगे, क्या आएगा? एक लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा। क्या आएगा? लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है सर? देखेंगे हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहेगा? आएगा तब देखेंगे। लेकिन कहता क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो समानुपाती होती है किसके? जैसे ये कोई केमिकल रिएक्शन है, A+2B गिव क्या बन रहा है? कोई प्रोडक्ट C बन रहा है। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए अपने को क्या करनी है? रेट कैलकुलेट करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं? एक्टिव मास। ऐसा एक्टिव मास होता है ना, अपन देखो इक्विलिब्रियम 11th क्लास में देखा है। जब मैं ब्रैकेट में किसी रिएक्टेंट को लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मास ही बोलते हैं ना, एक्टिव मास। तो इधर देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी? ओनली ऑन रेट ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की कंसंट्रेशन सांद्रता पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अब होता ऐसा है या नहीं, तो अभी बात कर लेते हैं। अब देखो, मैं एक कर्व खींच रहा हूं किसके मध्य? कंसंट्रेशन वर्सेस
ये क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता किसकी है, रिएक्टेंट है। ये कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की, अभिकारक की है। ये क्या है अपने पास, यहाँ पर टाइम है, टाइम किस में लेते हो आप, सेकंड में लेना है। यहाँ पर मैं रिएक्टेंट के लिए यदि ग्राफ खींचूं, किसके मध्य, समय और सांद्रता के मध्य, अभिकारकों की, तो आपको पता है समय के साथ प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है ना। तो समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो अब रिएक्टेंट की यदि कंसंट्रेशन कम होगी तो लॉ ऑफ मास एक्शन से देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अब तो ये तो रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट क्या पता कैसा होगा। अब देखो इधर ये लो क्या है अपने पास, यहाँ पर कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की, यहाँ पर अपने पास क्या है, टेम्परेचर किस में है रे, सेकंड में है। अब प्रोडक्ट के लिए यदि मैं बात करूं तो कैसा ग्राफ दिखेगा, समय वर्सेस सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसा दिखेगा रे, इस टाइप का। समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों, कम, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो इधर देखो बात ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डाउन होने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी डाउन होगी। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट पर डिपेंड ही नहीं करती है, इसका मतलब समय के साथ रेट क्या होगी, रिएक्शन की कम होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ा ही होता है, कोई केमिकल रिएक्शन है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रेट वही रहती है या चेंज होती है, ये तो कौन बताएगा। देखते हैं आगे कौन कौन से लॉ आते हैं। तो अब इधर ध्यान दीजिए, यानी समय के साथ क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, कम होती है। यहाँ पर मैं यदि एक ये जो ए है इसकी कंसंट्रेशन देखता तो समय तथा ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में यदि ग्राफ खींचता तो कैसा आता रे, इस टाइप का आता ना, मतलब समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब एक बात सुनो, ये जो रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो समय के साथ तो क्या हो रही है, बोल रहे हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कोई डिपेंड नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का। कौन कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम यही कहता है। लेकिन अपन देखते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इनके बारे में भी डिस्कस क्यों ना करें, कर लेना। तो देखिए टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ ROR, टाइप्स ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के प्रकार, अभिक्रिया की दर के प्रकार। तो अभिक्रिया की दर की प्रकार की बात करूं तो एक तो होता है कौन सा, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, कौन सी रेट, इनिशियल रेट। हिंदी में बात करूं तो इनिशियल रेट को क्या कहते हैं बच्चों, प्रारंभिक वेग, क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ये जो प्रारंभिक वेग कब होता है, जब टाइम जीरो होता है ना, t इक्वल टू जीरो। मेरे को कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए मैंने जब t इक्वल टू जीरो था उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। t इक्वल टू जीरो होने पर अभिक्रिया की जो दर होती है वो कैसी होती है, नियत रहती है। t इक्वल टू जीरो पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या रहती है रे बच्चों, नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। अतः क्यों रहती है नियत, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा C क्या होता है रे, जीरो। t इक्वल टू जीरो पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट होती है, दर होती है, वो क्या होती है, नियत होती है। क्यों होती है नियत, क्योंकि उस कंडीशन में क्या रहता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन सांद्रता, सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो देखिए ये तो हो गई प्रारंभिक रेट, प्रारंभिक वेग क्या होता है, t इक्वल टू जीरो पर किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो वेग है, जो नियत रहता है, वही कौन सा रेट होती है, इनिशियल रेट। समझ गए बात। अब देखो सेकंड टाइप्स की जो अपने रेट है उसको बोलते हैं क्या, एवरेज रेट। भाई देखो समय के साथ किसी की रेट कम हो रही है, किसी की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो अपन क्या करते हैं, इनकी एवरेज देख लेते हैं। एवरेज देख लो, या तो प्रारंभिक देख लो, या अपन क्या देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक देख लो, किसी पॉइंट पर देख लो। यही करेंगे और क्या करेंगे भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है,
रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन कम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ तो किसी पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, यहाँ किसी दो पॉइंट के बीच की रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, यहाँ किसी क्या करेंगे t=0 पर रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो यही किया है अपन ने। सबसे पहले क्या किया, इनिशियल रेट देखा है। अब अपन क्या देखते हैं, एवरेज रेट देखते हैं। क्या देखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, औसत अभिक्रिया वेग। कैसी अभिक्रिया, औसत अभिक्रिया वेग। अब देखो एवरेज क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो बात करते हैं डेफिनेशन की। इधर देखो, निश्चित समय में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, निश्चित समय में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन एवरेज वेग, औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब देखिए इधर देखो, ये देखो अपने पास क्या है, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन समझते हैं। मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे ये ए कन्वर्ट किस में हो रहा है, पी में। अब देखो ए की कंसंट्रेशन समय के साथ कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी, एवरेज रेट की। तो देखो मैं यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन ले रहा हूँ और यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ। किस में ले रहा हूँ, सेकंड में। यहाँ पर ए की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या होगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखो एवरेज रेट देखनी है अपने को। तो जैसे मैं एक पॉइंट ये ले लूँ, एक पॉइंट ये ले लूँ। अब बताओ यहाँ पर अभिक्रिया की दर इस समय में क्या होगी, ये जो टाइम इंटरवल है इसमें अभिक्रिया की रेट क्या होगी, यही क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक टाइम अपने पास ये और इस टाइम पर कंसंट्रेशन ये है, एक टाइम ये है, इस टाइम पर कंसंट्रेशन ये है। ये टाइम कौन सा है, T2। माना कि मैं मान रहा हूँ फोर्स, ये कितना है 2, ये कंसंट्रेशन कितनी मान रहा हूँ मैं 6 मान रहा हूँ, ये 2 मान रहा हूँ, ये कितनी मान रहा हूँ 10 मान रहा हूँ। तो अब देखिए ये मोल पर लीटर में, ये किस में है, सेकंड में, क्या है, टाइम। अब देखो इधर मेरे को क्या करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा सी। कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर, प्लस माइनस का साइन, यही साइन लगाओगे। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट बनती है उसको देखिए, मैं थोड़ी रिएक्शन बढ़ा के लेता हूँ। A+2B गिव 2C, ये कोई अपने पास केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर यदि मेरे केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो डेल्टा सी अपॉन क्या करूँगा मैं, डेल्टा टी। अब एक बात सुनो, यदि आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो इस अभिक्रिया के लिए रेट आप कैसे निकाल सकते हो, इधर देखो। रेट, प्रोडक्ट की रेट, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये बताता है समय के साथ, ये जो पॉजिटिव साइन है इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे लिख लेना, पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह, क्या बताता है, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता के बढ़ने को, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तो इसको कौन बताता है, ये पॉजिटिव साइन। ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ना आपको, ये बताता है समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अभिकारक की सांद्रता में कमी, कौन बताता है, नेगेटिव साइन। अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसका यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो बहुत बढ़िया तरीके से आइडिया है। कैसे,
इधर देखो आप रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक बात देखो इधर देखो, एवरेज रेट में ही देखना है। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, सर गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, क्या करें, है तो है, क्लास तो लेनी पड़ेगी। इधर देखो ये क्या है, ए के लिए क्या करोगे, ए की कंसंट्रेशन क्या करोगे, चेंज इन डेल्टा, किसकी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, किसकी कंसंट्रेशन, ये डेल्टा किसका है, ए का, ए को मैं ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि कंसंट्रेशन है, डिवाइड बाय क्या करोगे, डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लगाओगे, ध्यान से सुन लो, यहाँ पर आपको साइन कौन सा लगाना है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। जब सांद्रता अभिकारक की समय के साथ कम होती है तो नेगेटिव का साइन लगाओगे, कैसा लगाओगे, अब लो नेगेटिव का साइन से तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कभी होती ही नहीं है, अभिक्रिया की रेट कभी नेगेटिव में होगी नहीं होगी, तो ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया। अब देखो इधर इसका भी रीजन है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगी तो ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ना, इसका जो चेंज होगा वो किस में रहेगा, नेगेटिव में आएगा। ये साइन यदि नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव का साइन इनिशियल स्टार्टिंग में ही पड़ा है, नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो रेट अपनी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। समझ गए, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आती है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन लगाने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव आए। क्यों, क्योंकि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन का है ये अपने पास नेगेटिव का आएगा। कैसे नेगेटिव का है, अभी ये अपने पास पड़ा है, यहाँ से देख लेंगे। तो इधर देखो ये जो रिएक्शन है इसमें से अपने को रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं देखो एक तो ये लिख, यहाँ ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी के लिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है ना, स्टोइकियोमेट्रिक अभिक्रिया के रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, मोल कंसेप्ट में पढ़ा है 1 ही है, तो आपको क्या कर लेना, रस समीकरण मितीय गुणांक को यहाँ पर लिख देना 1/, समझ गए, 1/, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। अब देखो बी के लिए बात करो तो 1/, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, ये लो 2, ये लो डेल्टा, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ए के लिए यहाँ किसकी ले रहे हैं अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी की, डिवाइड बाई क्या करोगे आप, डेल्टा टी, समय में परिवर्तन, ऐसे ही करोगे। अब देखो प्रोडक्ट बन रहा है तो ये भी साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर भी क्यों होगा, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, अभिकारक ये ना, रिएक्टेंट एरो के साइन के लेफ्ट साइड है, क्या है, रिएक्टेंट ही है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए ये कैसा साइन लिया मैंने, नेगेटिव। यहाँ पर देखिए जो सी है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको पता है कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, बनेगा समय के साथ कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, एक ही कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, अब प्रोडक्ट तो बनेगा। अच्छा, तो यहाँ देखो पॉजिटिव का साइन, लेकिन यहाँ पर क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1/2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय क्या करोगे, डेल्टा टी। बात समझ गए, यदि आपको केमिकल रिएक्शन की रेट चाहिए तो इस प्रकार आप, यदि आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी का पढ़ा है, टाइम पढ़ा है, टाइम का चेंज पढ़ा है, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। इसमें से किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की आपको रेट ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम पढ़ा है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, बता दोगे पक्का। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए अपने पास चेंज पड़ा है, किसकी, ए की कंसंट्रेशन का चेंज पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो यहाँ से यदि अपने को रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी, कौन सी रेट, एवरेज रेट। कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो इनमें से जिसका भी पड़ा है उसको ले लो, लेकिन अपने पास एक ग्राफ दे रहेगा किसके साथ, समय के साथ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ए के लिए क्या लिखोगे 1/, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 ही है तो 1/1, डेल्टा किसका सेंस, ए की कंसंट्रेशन का सेंस, कितना सेंस है रे, इधर देख लो सेंस कितने का है, ये तो टाइम T2, ये कंसंट्रेशन कौन सी C2, ये कंसंट्रेशन कौन सी C1, ये टाइम कौन सा, ये टाइम T1, ये कंसंट्रेशन कौन सी C1। यहाँ से यदि आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए न, तो आप इसके लिए क्या करते हो, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई क्या करोगे, T2 माइनस T1, ऐसे करना। क्या करोगे, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई क्या करोगे, T2 माइनस T1 कर लोगे। ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन कर लोगे। तो अभी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, अब देखिए अपने पास C2 माइनस C1, C2 ये वाला, ये क्यों है, क्योंकि टाइम क्या है T2,
टाइम T2 तो कंसंट्रेशन कौन सी C2, ये कौन सा टाइम T1 तो कंसंट्रेशन कौन सी C1, C2 कौन सा है 2, माइनस क्या करोगे 10 डिवाइड बाई T2 कितना है 4, माइनस क्या करोगे T1 कितना है 2, यानी अपने पास क्या आ रहा है -8/4 आ रहा है, -8/। ये नेगेटिव है लेकिन अपने साइन कैसा है, रेट ऑफ रिएक्शन में साइन कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे सही है अपने को पॉजिटिव, कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी पॉजिटिव की आ जाएगी, और आएगी कितनी 8/4 यानी 4/2 यानी 2 8/4, ये क्या आ जाएगा अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बात। तो इस प्रकार आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट बता सकते हो, बता दोगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो अभिकारक चेंज हुआ है यहाँ तो रेट क्या रही होगी, तो रेट क्या रहेगी होगी ये। अब रेट की यूनिट की बात करें तो अभी अपन ने देखा था मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये यूनिट होती है। अब एक बात और है, क्या है, इस प्रकार आप एवरेज रेट को तो बता दोगे तो इसके इक्वेशन देखते हैं अपन, बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। यहाँ से लिख लेना रे, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन का कितना आया चेंज -8, ये -8 डिवाइड बाई क्या है अपने पास चेंज टाइम का कितना है 4, क्या आएगा -8/4, ये माइनस ये पड़ा एक साइन अपने पास पहले से ही है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या रहेगा अपने पास 8/4। समझ गए ना बात। एक रिएक्शन है, इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन करना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन को, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। मतलब आप समझ गए ना एवरेज रेट क्या होती है, निश्चित समय अंतराल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में होने वाला चेंजेस है वही क्या कहलाता है एवरेज रेट, औसत वेग। अब देखो अपने पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल है क्या है 2A + 3B, प्रोडक्ट बन रहा है 4C + 2D, ऐसा करके कोई प्रोडक्ट, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इधर देखो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपको क्या लिखना है 1/, करके ये 2 लिख लिया। लेकिन रिएक्टेंट के लिए आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, तो ये लो नेगेटिव साइन, समझ गए। अब क्या करोगे डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लो डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इक्वल टू इस, क्या लिखूंगा मैं बी के लिए क्या लिखूंगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, लेकिन साइन है रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई क्या करूंगा चेंज इन टेम्परेचर T डेल्टा T। समझ गए। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1/4 लिखोगे एंड पॉजिटिव साइन लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसका निर्माण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई क्या करोगे चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा कर लोगे। अच्छा चलो ठीक है। डी के लिए जो अपने पास लिखोगे क्या लिखोगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई क्या करोगे चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। ये भी साइन पॉजिटिव का रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का समय के साथ क्या होता है फॉर्मेशन, एंड रिएक्टेंट का क्या होता है डिक्रीज होता है समय के साथ। तो ध्यान रहे ये आएगा अपने पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करना है, कर लोगे पक्का। जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है क्या x + 2y गिव 3x 3y 3z, ये कोई केमिकल रिएक्शन। इस तरह केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखना है, कैसे लिखोगे माइनस लिखोगे रिएक्टेंट के लिए क्या 1/1, 1/1 क्यों, x के पीछे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई क्या करोगे डेल्टा T इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का साइन यहाँ पर 1/2 किसके लिए y का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइड बाई क्या करोगे आप चेंज इन टेम्परेचर, इस प्रकार कैलकुलेट कर लोगे। और प्रोडक्ट के लिए आगे क्या आ रहा है प्लस का साइन लगाओगे, और ये पर z है अपने पास कितना है 3z है, तो यहाँ पर 1/3 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z डिवाइड बाई क्या करोगे आप चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो इस रिएक्शन के लिए। यदि एक भी कंपोनेंट का यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, यदि इनकी चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको x की गिवन है और टेम्परेचर दे रखा है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ गए। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं मैं, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है इसके बारे में।
मतलब निर्माण की किसी की रेट, निर्माण की दर और एक किसकी अपघटन या डिसोसिएशन की दर, गायब होने की दर और निर्माण होने की दर बता रहा हूं। इधर देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस निर्माण की दर, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्माण की दर। एक होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, गायब होने की दर, हिंदी में क्या कहते हैं, गायब होने की दर। इसको और भी कहते हैं निर्माण की दर। ऐसा हो गया, क्या बोलते हैं, निर्माण की दर। अब देखो इधर, अब देखो निर्माण किसका होता है, प्रोडक्ट का ही होता है, और किसका होता है, मतलब प्रोडक्ट। ये तो प्रोडक्ट के लिए होगी, ये किसके लिए होगी, गायब कौन होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए होगी, फॉर रिएक्टेंट। समझ गए। अब देखो, एक यदि अपने पास केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव C, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यदि आपको रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, निर्माण की दर एंड गायब होने की दर पूछ ले, तो इधर देखो, माना कि ये 2 है, यहाँ 3C, ऐसा कुछ रिएक्शन है, तो यहाँ पर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, इक्वल टू इस क्या करते हैं 1/2, ये भी नेगेटिव का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, B की, डिवाइड बाई क्या करते हैं आप, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, इक्वल टू इस क्या करते हैं प्लस का साइन यहाँ लगाते 1/3, क्या लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई क्या करते हैं डेल्टा T। इस प्रकार कैलकुलेट करते। लेकिन जब निर्माण की दर, यहाँ गायब होने की दर, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यदि पूछे, तो इस कंडीशन में न तो आपको पॉजिटिव साइन लगाना है, न तो पॉजिटिव और न ही नेगेटिव साइन यूज करना है, न तो ये दोनों साइन यूज करने, एंड नहीं और नहीं नॉट क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना अपने पास, ये इन स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है इनको भी साथ में नहीं लेना है। रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय गुणांक, इनको भी आपको साथ में नहीं लेना है। समझ गए बात, नहीं समझ गए। यानी अब देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इधर देखो, जैसे मैं बात करूं किसकी, यहां पर एक ही, एक का क्या होगा, यदि गायब होगा रिएक्शन के दौरान, इसकी जो कंसेंट्रेशन है कम होगी या ज्यादा, रिएक्टेंट है कम होगी, तो इसकी क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैं ए की बात कर रहा हूं, तो ए के लिए अपने पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। तो यहां पर ए के बनने की जो दर है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, न तो अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेना है, न ही अपने को क्या लेना है, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या करेंगे अपन डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई क्या करोगे, डेल्टा T, बस इस प्रकार। अच्छा, अब देखो यदि अपने को क्या करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहां पर भी आपको न तो पॉजिटिव का साइन लेना है और न ही नेगेटिव का साइन, न ही अपने को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेने हैं। तो यहां पर देखो बी की अपने को क्या सही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इधर देखिए आप क्या करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, बी की, डिवाइड बाय क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, किसी भी कंपोनेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड प्रोडक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और देखो जैसे अपन क्वेश्चन से बात करते हैं इसकी, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, कौन सी, N2+3H2, इसमें आपको अमोनिया के बनने की दर दे रखी है, निर्माण की दर,
रिएक्शन है अपने पास क्या, N2 प्लस 3H2, ये अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको क्या दे रखी है, रेट ऑफ में बी के बनने की दर, बी के बनने की दर आपको गिवन है कितनी है, 2 × 10⁻⁻10, ये आपको दे रखी है मोल पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट है ना, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या दे रखी है आपको, 2 × 10⁻⁻10, ये आपको दे रखी है। अब देखो बी के बनने की दर दे रखी, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, क्वेश्चन और पूछ रहा है क्या, N2 के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, N2 के गायब होने की दर, N2 के गायब होने की दर। इसके अलावा और अपने को क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन के गायब होने की दर, H2 के गायब होने की दर, यहां पर बी नहीं सॉरी NH3 अमोनिया के लिए, अमोनिया के बनने की दर दे रखी और आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछी और हाइड्रोजन के गायब होने की दर पूछी है और नाइट्रोजन के गायब होने की दर पूछी। तो इधर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पर अपन इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो कैसे करते बच्चों, माइनस का साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई क्या करते, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू इस क्या करते, माइनस का साइन 1/3, यहाँ पर क्या लिखते 1/1 ही लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका 1 ही है, इसका क्या 3, तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है अपने पास, इक्वल टू इस क्या लिखते, ये 3 बातें पूछी है, ध्यान रखना। इक्वल टू यहाँ पर पॉजिटिव का साइन रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव का, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, अमोनिया की, डिवाइड बाय क्या करो, चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है वो भी साथ में लिखना है, कितना है 2। समझ गए बात। तो इधर देखो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन सही है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपने को ये गिवन है, कौन सा, अमोनिया के बनने की दर। अब बनने की दर में देखो आपको गिवन है, लेकिन क्या हो जाएगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा टी। एक कोई टर्म ले रहा हूँ ताकि रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए मेरे पास। अब देखो इधर यहाँ पर देखिए 1/2, ये तो अपने पास डेल्टा सेंस, और बनने की दर यही होती है कि नहीं होती है। देखो आप अभी मैं बात कर रहा था बनने की दर और गायब होने की दर, जहाँ पर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का साइन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया के बनने की दर मेरे को यदि कैलकुलेट करना होता तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में नहीं लेता, नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाता, यानी इसका मोड लेते। किसका लेते, अरे रेट ऑफ अपीयरेंस हो चाहे डिसअपीयरेंस हो, इस कंडीशन में जिसकी भी रेट अपीयरेंस की रेट हो चाहे डिसअपीयरेंस की रेट हो, उसका क्या लगा लेना, मोड, ताकि प्लस माइनस का साइन अपने को ना लगाना पड़े। तो यहाँ पर देखिए 1/2 चेंज, ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस बनने की दर किसके, अमोनिया की दर कितनी अपने को गिवन है, 2 × 10⁻⁻10। तो ये लो 2 × मल्टीपल बाई 2 × 10⁻⁻10, ये अपने को गिवन है। इधर के अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻10 कर लोगे कैलकुलेट। अब देखो बात आ रही है किसकी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के गायब होने की दर। तो इधर देखिए अपने पास यदि रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, और यहाँ पर देखिए अपने पास नाइट्रोजन के बनने, जो इसके नाइट्रोजन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपन कैसे लिखेंगे, 1/2 1/1, क्योंकि नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन कितनी पड़ी है, 1 × 10⁻⁻10 इक्वल टू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास है ही नहीं। इसको मैं यदि ये इनमें से यदि 1 यहाँ पर 2 होता तो मैं इसको इधर भेजता, लेकिन मेरे पास क्या है 1 ही है। तो फाइनली अपने पास क्या रहेगा, N2 की चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या रहेगा, डेल्टा टी, इसका ही मोड है। ये आया अपने पास क्या, 1 × 10⁻⁻10। यही है अपने पास क्या, नाइट्रोजन के गायब होने की दर, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए अपने पास हाइड्रोजन के बनने की दर पूछी है, तो इसी में से मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाला पोर्शन। तो इधर देखिए अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास गिवन है कितनी है, 1 × 10⁻⁻10, लेकिन अपने पास हाइड्रोजन के लिए क्या नेगेटिव का साइन,
-1/3। यहाँ पर अपने पास क्या गिवन है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, चेंज इन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए यही होता है हाइड्रोजन के गायब होने की दर, यही होता है। ये जी मोड़ लगाऊंगा तो ये साइन हट जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सही है अपने को, तो इस 3 को इधर भेज रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻10। ये क्या आ जाएगी मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये अपने पास क्या है हाइड्रोजन की बनने की दर। तो इस प्रकार आप किसी के भी कंपोनेंट की बनने की दर हो चाहे गायब होने की दर हो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट अपने आज जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अभिक्रिया के बनने की दर में अपन टाइप्स देख रहे थे। फर्स्ट अपने क्या देखा था, इनिशियली रेट, सेकंड अपने एवरेज रेट देखा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक वेग। थैंक्स।